नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंभू प्रसाद और मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आचार्य जियोलॉजी में। दोस्तों, अगर आप जियोलॉजी के किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, जियोलॉजी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि फ्यूचर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज का ये जो हमारा लेक्चर है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी सीरीज का सेकेंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग रेक और प्लंज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का ये जो दो टर्म्स है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है स्टूडेंट्स को। तो इस पे आज हम डिटेल में बात करेंगे और आपको इतने बेहतरीन तरीके से मैं आज बताऊंगा कि आपके दिमाग से फिर ये कभी जाएगा ही नहीं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के हम जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रेक और प्लंज को समझने के लिए आपको प्लेनर और लीनियर स्ट्रक्चर्स को अच्छे से समझना होगा। प्लेनर और लीनियर स्ट्रक्चर्स के बारे में समझना होगा। तो चलिए हम लोग पहले प्लेनर स्ट्रक्चर और सेकेंड हमारा क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर, इसे समझते हैं। प्लेनर स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, हमारा प्लेन को इंडिकेट करता है और प्लेन आप जानते हैं क्या होता है, हमारा 2D स्ट्रक्चर होता है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आप बोल सकते हैं प्लेन हो सकता है, हमारा दूसरा क्या है, फोलिएशन प्लेन होता है, और थर्ड हमारा बोल सकते हैं सरफेस। सरफेस भी हमारा क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। और भी आप बोल सकते हैं फॉल्ट सरफेस भी बोल सकते हैं आप, फॉल्ट सरफेस। लीनियर स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, हमारा लाइन को इंडिकेट करता है, जो हमारा क्या होता है, वन डायमेंशन होता है। इसके एग्जांपल में आ सकता है हमारा लिनिएशन, सिलिकेनसाइट्स। तो प्लेनर स्ट्रक्चर हमारा क्या है दोस्तों, प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, मीन्स ये 2D स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर हमारा क्या हो दोस्तों, लाइंस को इंडिकेट करता है, मीन्स 1D स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि प्लेनर स्ट्रक्चर्स है क्या और लीनियर स्ट्रक्चर्स है क्या। दोस्तों, जस्ट एज्यूम कीजिए कि हमारा एक, मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल सरफेस, फोर्स के कारण या टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण मान लीजिए इसमें क्रैक्स आए और क्रैक्स के कारण क्या हुआ, हमारा ये ब्लॉक जो है नीचे की ओर स्लाइड कर गया। तो जस्ट इसका दूसरा स्टेज हम लोग बनाते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे पहले इधर वाला हमारा ब्लॉक और इधर का जो ब्लॉक है पहले एक साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन फोर्सेस के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, मान लेते हैं इसमें क्या हुआ, फॉल्टिंग हुआ, तो ए पॉइंट और ए डैश पॉइंट में हमारा सेपरेशन देखने को मिला। तो दोस्तों, जिस प्लेन के अलोंग ये फॉल्टिंग हुआ है, जिस प्लेन के अलोंग ये फॉल्टिंग हुआ है, उस प्लेन को बोलते हैं फॉल्ट सरफेस या फॉल्ट प्लेन, जो किसका एग्जांपल है, हमारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर्स का। दोस्तों, जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक ये और एक ब्लॉक ये जो है हमारा एक साथ में था, लेकिन हमारा जो इधर वाला ब्लॉक है राइट साइड में, वो स्लाइड करने से नीचे आ गया है। तो आप जान रहे हैं कि जब दो ब्लॉक्स के बीच में स्लाइड्स होगा तो इस फॉल्ट सरफेस पे क्या होंगे, लाइंस क्रिएट होंगे फ्रिक्शंस के कारण।
ये जो लाइंस हैं दोस्तों फॉल्ट सरफेस पे, इन्हीं लाइंस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन साइड। जो किसका एग्जांपल है हमारा, एक लीनियर स्ट्रक्चर्स का एग्जांपल है। दूसरा दोस्तों, ये जो हमारा फॉल्ट प्लेन है ना, इस फॉल्ट प्लेन के एबव जो ये ब्लॉक्स हैं, इसको हम लोग हैंगिंग वॉल बोलते हैं। और ये जो फॉल्ट प्लेन के नीचे का जो ब्लॉक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, फुटवॉल बोलते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे ये जो हैंगिंग वॉल जिस प्लेन के अलोंग नीचे मूवमेंट किया है, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फॉल्ट सरफेस। और हमारा इस फॉल्ट सरफेस पे लाइंस क्रिएट हुआ है, उसको क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन साइड्स। और पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्लेन के डायरेक्शंस को जो इंडिकेट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्राइक। तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्लेन का स्ट्राइक। दूसरी चीज आप बताइए दोस्तों कि ये जो हमारा ब्लॉक हैंगिंग वॉल नीचे की ओर गया है, किस डायरेक्शंस में मूवमेंट किया है। मान लीजिए हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये हमारा नीचे में साउथ डायरेक्शन है, ये हमारा ईस्ट हुआ और ये वेस्ट हुआ। तो आप बताइए कि ये जो हमारा हैंगिंग वॉल है किस डायरेक्शंस में मूवमेंट किया है, तो आप बोलिएगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो ये जो फॉल्टिंग हुआ है जिस डायरेक्शन में, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डीप डायरेक्शंस। तो डीप डायरेक्शंस क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन जो होता है हॉरिजेंटल सरफेस में मेजरमेंट किया जाता है। हम लोग पिछले वीडियो में देखें कि बियरिंग जो है, बियरिंग में स्ट्राइक और हमारा डायरेक्शंस मीन ट्रेंड, दोनों क्या होता है, हॉरिजेंटल सरफेस पे मेजरमेंट किया जाता है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल सरफेस। इस केस में हमारा इमेजिनरी हॉरिजेंटल सरफेस क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो हमारा क्या है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शंस में हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में। तो डीप डायरेक्शन हमारा क्या हुआ, ईस्ट। ना कि हम लोग डीप डायरेक्शन ये नीचे बोलेंगे। डीप डायरेक्शंस कहाँ मेजरमेंट किया जाता है, हॉरिजेंटल सरफेस पे। तो हॉरिजेंटल सरफेस हमारा ये हुआ। तो ये हम जान रहे हैं हॉरिजेंटल सरफेस और ये हमारा इंक्लाइंड सरफेस के बीच में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते थे, डीप ना। तो ये हमारा डीप हो गया। इस प्लेन के डायरेक्शंस को जो बता रहा है उसको स्ट्राइक बोल रहे हैं। ये हमारा डीप का डायरेक्शंस को क्या बोल रहे हैं, डीप डायरेक्शंस, डीप डायरेक्शंस। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये लाइंस हैं, ये जो लाइंस क्रिएट हुए फॉल्ट सरफेस पे जिसको सिलिकॉन साइड्स बोल रहे हैं, इस सिलिकॉन साइड्स का डायरेक्शंस क्या है, सिलिकॉन साइड्स जो है कौन से डायरेक्शंस में अलाइन है। तो देखिए डायरेक्शंस की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑलवेज हॉरिजेंटल सरफेस पे मेजरमेंट किया जाता है। तो ये लाइंस का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा, यूं ऐसा। ये हमारा डीप डायरेक्शन हुआ नीचे वाला, ये हमारा क्या हुआ, लाइन का डायरेक्शन हुआ। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइंस क्रिएट हो रहे हैं फॉल्ट सरफेस पे और जो हमारा डीप डायरेक्शंस हैं, दोनों का अलाइनमेंट क्या होगा, सेम होगा, मींस दोनों पैरेलल होंगे। जैसे कि आप समझने के लिए समझिए थोड़ा सा। अगर मानिए दोस्तों, अगर हमारा एक ब्लॉक ये है और इसके ऊपर में एक अनदर ब्लॉक है, अगर ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करता है तो ये फॉल्ट सरफेस पे जो लाइंस क्रिएट होंगे कौन से डायरेक्शंस में क्रिएट होंगे, जिस डायरेक्शन में ऊपर का ये जो ब्लॉक है जिसको हम लोग हैंगिंग वॉल बोल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, लाइन क्रिएट होगा। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि लाइंस कौन से डायरेक्शंस में क्रिएट होते हैं, जिस डायरेक्शंस में ब्लॉक का मूवमेंट होता है, यानी डीप डायरेक्शंस में। तो यहां देखिए दोस्तों क्या है हमारा, ये हमारा फॉल्ट सरफेस था। फॉल्ट सरफेस पे लाइंस क्रिएट हुआ जिसको क्या बोल रहे हैं, सिलिकॉन साइड। सिलिकॉन साइड हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर, फॉल्ट सरफेस हमारा एक प्लेनर स्ट्रक्चर। फॉल्ट सरफेस को जो डायरेक्शंस बता रहा है उसको स्ट्राइक बोलते हैं। डीप के डायरेक्शंस को जो बता रहा है उसको डीप डायरेक्शंस। और लाइन है ना, ये लाइन के डायरेक्शंस को जो बताता है उसको क्या बोलते थे, कल कल बोलते थे, इसको हम लोग पढ़े थे कल, ट्रेंड। इसे क्या बोला जाता है, ट्रेंड। लाइन के डायरेक्शंस को जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेंड। अगर आप लोगों ने इतना समझ लिया कि हमारा ये लाइन मींस लीनियर स्ट्रक्चर क्या है, ये हमारा प्लेन यानी प्लेनर स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर के डायरेक्शंस को स्ट्राइक, लीनियर स्ट्रक्चर के डायरेक्शंस को ट्रेंड, डीप डायरेक्शंस हमारा हॉरिजेंटल सरफेस पे।
तो चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे रेक और प्लंज के बारे में। दोस्तों दो डायग्राम मैं और बनाता हूं जिसमें आप देखिए कि लाइंस जो है, लीनियर स्ट्रक्चर जो है वो किस डायरेक्शंस में क्रिएट होंगे, क्योंकि रेक और प्लंज जो है हमारा वो लाइन से ही रिलेटेड है। लाइन मीन लीनियर स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस लीनियर स्ट्रक्चर पे कर रहे हैं। एक फॉल्ट बनाते हैं हम लोग और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल्ट क्या है दोस्तों, ए पॉइंट, ये हमारा क्या है ए डैश, ये किसी समय एक साथ जुड़ा होगा, लेकिन फॉल्टिंग के कारण क्या हो गया, ए पॉइंट और ए डैश जो है हमारा वो सेपरेट हो गया। इस केस में बताइए दोस्तों, मूवमेंट जो हमारा हुआ इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, फुटवॉल या हैंगिंग वॉल। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैंगिंग वॉल। फॉल्ट सरफेस के ऊपर का ब्लॉक हैंगिंग वॉल और नीचे में जो हमारा है उसे क्या बोलते हैं, फुटवॉल। तो इस डायरेक्शन में देखिए दोस्तों कि फुटवॉल जो है हमारा कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है, तो आप बोलिएगा इस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ है और इस डायरेक्शन में भी मूवमेंट हुआ है। तो ये फॉल्ट सरफेस के डायरेक्शंस को जो बताता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। और हमारा ये क्या है, डीप डायरेक्शन, डीप डीप है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्ट्राइक के अलोंग भी मूवमेंट हुआ है और डीप के अलोंग भी मूवमेंट हुआ है। तो आप बताइए दोस्तों, इसमें जो हमारा लाइंस क्रिएट होगा यानी कि सिलिकन साइड्स क्रिएट होगा, वो कौन से डायरेक्शंस में क्रिएट होगा, तो आप बोलिएगा कि मूवमेंट यहां हुआ है तो लाइंस हमारा ऐसे क्रिएट हुआ होगा। हमारे जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है लाइंस हमारा उसी डायरेक्शन में क्रिएट होता है। फर्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने क्या देखा था, लाइंस हमारा क्या था, ये डीप डायरेक्शंस के अलोंग पैरेलल इसका क्रिएट हुआ था। अब अगर यहाँ क्या हमारा मूवमेंट इधर हुआ है तो लाइंस हमारे इसके पैरेलल क्रिएट हुआ है। समझ रहे हैं। एक दोस्तों और समझिए, एक और डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए दोस्तों ब्लॉक का मूवमेंट इस डायरेक्शन में एक दूसरे के अलोंग हुआ है, उस केस में लाइंस कहां से क्रिएट होंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्ट सरफेस। और इस फॉल्ट सरफेस में लाइंस कैसे क्रिएट होंगे, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि हमारा मूवमेंट क्या है, अलोंग द मूवमेंट है, एक दूसरे के अलोंग मूवमेंट है, इसलिए लाइंस जो है हमारा इस डायरेक्शन में। बताइए दोस्तों, ये अगर प्लेन था तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्ट्राइक ना। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल है किसके, स्ट्राइक के। आप लोगों ने देखा कि लाइंस तीन तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। अगर ब्लॉक हमारा नीचे जा रहा था तो लाइंस उसके पैरेलल था। अगर ब्लॉक हमारा स्ट्राइक डायरेक्शन और डीप दोनों के साइड जा रहा था तो हमारा लाइन ऑब्लिकली प्रोड्यूस हो रहा था। अगर हमारा ब्लॉक एक दूसरे के अलोंग मूवमेंट करता है तो लाइंस हमारा स्ट्राइक के पैरेलल होता है। अगर आप लाइंस के बारे में समझ गए, लीनियर स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ गए, अब समझिए प्लंज क्या होता है, उसके बाद रेक बताएंगे हम। प्लंज के बारे में देखिए पहले। प्लंज क्या होता है, एंगल होता है दोस्तों, एंगल बिटवीन लाइंस लाइंस ऑन फॉल्ट सरफेस एंड इमेजिनरी fault surface and imaginary horizontal surface। क्या होता है दोस्तों, लाइंस जो फॉल्ट सरफेस पे क्रिएट होते हैं वो, और इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो लाइंस हैं
उनके बीच में इमेजिनरी हॉरिजेंटल सरफेस नहीं, लाइंस। प्लंज क्या होता है दोस्तों? तो प्लंज होता है एंगल बिटवीन लाइंस ऑन फॉल्ट सरफेस एंड इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस के बीच का जो एंगल होगा वही हमारा क्या होगा? प्लंज। डायग्राम में आप समझिए इसको। अगर मान लेते हैं एक हम यहाँ पे क्यूब बनाते, रुकिए, ये हमारा मान लीजिए फॉल्ट सरफेस। इस फॉल्ट सरफेस पे मान लीजिए लाइंस क्रिएट हुई है। इस फॉल्ट सरफेस पे लाइंस और इमेजिनरी हॉरिजेंटल कौन होगा दोस्तों? ये हमारा हॉरिजेंटल सरफेस है, हॉरिजेंटल सरफेस। ये वाला हमारा क्या है दोस्तों? इंक्लाइन सरफेस। इंक्लाइन सरफेस कहने का मतलब क्या? फॉल्ट सरफेस। तो ये हमारा फॉल्ट सरफेस पे लाइंस और हॉरिजेंटल सरफेस पे जो लाइंस है, हॉरिजेंटल सरफेस पे लाइंस क्या? इमेजिनरी लाइंस। ये हो गया हमारा लाइंस। तो हम यहां पे लिख सकते हैं क्या? ये हमारा हॉरिजेंटल सरफेस पे लाइंस और ये हमारा फॉल्ट सरफेस पे ये लाइन। इन दोनों लाइंस के बीच का ये जो एंगल है दोस्तों, इसी को बोला जाता है प्लंज। समझ रहे हो दोस्तों आप? यहां पे क्या है हमारा? लाइंस, फॉल्ट सरफेस पे लाइंस और हॉरिजेंटल सरफेस पे जो लाइंस हैं, उन्हीं दोनों के बीच का जो एंगल है वो प्लंज है। नेक्स्ट देखिए यहां पे, अब हमारा क्या है इसमें, इस केस में? अब बताइए, ये हमारा लाइंस था, ये हमारा हॉरिजेंटल लाइंस है। अब बताइए अगर ये फॉल्ट प्लेन इसको मान रहे तो ये हमारा क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ ना? ये हमारा क्या है? स्ट्राइक। तो हमारा रेक क्या होता है दोस्तों? रेक को समझिए हम। रेक क्या होता है? एंगल होता है बिटवीन स्ट्राइक एंड लाइंस ऑन फॉल्ट सरफेस। फॉल्ट सरफेस पे जो लाइंस हैं और जो हमारा स्ट्राइक है, उनके बीच का जो एंगल होगा दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे रेक। तो जैसे कि हमारा ये हमारा क्या था? लाइन, और स्ट्राइक हमारा ये है, तो ये वाला जो एंगल हो गया हमारा, ये क्या हो गया? रेक। और रेक का ही दूसरा नाम है दोस्तों पिच, PITCH, पिच। लाइंस, फॉल्ट सरफेस पे जो लाइंस हैं और स्ट्राइक है, उसके बीच का एंगल क्या हुआ दोस्तों? हमारा रेक। ये लाइंस और हॉरिजेंटल सरफेस पे जो इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस हैं, उनके बीच का एंगल क्या हुआ दोस्तों हमारा? तो प्लंज। एक डायग्राम और देखिए, रुकिए। ये हमारा क्या है दोस्तों? हॉरिजेंटल सरफेस। ये हमारा क्या है? हॉरिजेंटल सरफेस। इसमें डायरेक्शन डालते हैं हम लोग, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये हॉरिजेंटल सरफेस क्या बताता है? बियरिंग को बताता है, मींस स्ट्राइक और ट्रेंड को बताएगा। ट्रेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम हॉरिजेंटल सरफेस का यूज करते हैं। मान लीजिए इसके नीचे एक हमारा वर्टिकल एक सरफेस है, इंक्लाइन सरफेस। अगर ये हमारा सरफेस है दोस्तों, तो इस पे मानिए लाइंस है कुछ, ये लाइन हुआ, ये लाइन और हमारा ये हॉरिजेंटल सरफेस पे इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन, ये लाइन, फॉल्ट सरफेस पे लाइन, और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन। इन दोनों के बीच का जो एंगल है दोस्तों फाई, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्लंज बोल रहे हैं। इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस और ये फॉल्ट सरफेस पे लाइंस, इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमारा क्या दोस्तों? प्लंज। एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर हम बोलें कि अगर ये फॉल्ट प्लेन है हमारा, ये क्या है? फॉल्ट प्लेन,
तो फॉल्ट प्लेन का डायरेक्शन कौन बता रहा है हमारा? तो डायरेक्शन हमारा कौन से डायरेक्शन में ये हमारा इंक्लाइन है? तो आप बोलिएगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसको हम लोग फॉल्ट सरफेस के जो डायरेक्शंस हैं, सरफेस का डायरेक्शन कहने का मतलब क्या कि डीप डायरेक्शन, उसको हम लोग कहां रिप्रेजेंट करते हैं? तो हॉरिजेंटल सरफेस पे। तो ये फॉल्ट प्लेन का डायरेक्शन क्या हुआ? ईस्ट डायरेक्शन। तो हमारा क्या हो गया? ये डीप डायरेक्शन। फॉल्ट सरफेस के लिए ये हमारा क्या हो गया? डीप डायरेक्शन। अगर केवल हम लोग ये लाइन का डायरेक्शन अगर जानना चाहें तो लाइन का डायरेक्शन भी हम लोग कहां प्लॉट करेंगे दोस्तों? सरफेस पे, हॉरिजेंटल सरफेस पे। और लाइन के डायरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? तो ये लाइन का डायरेक्शन हमारा क्या हुआ? सेम है ना, यही है ना। तो उस केस में हमारा ये लाइन का डायरेक्शन अगर इसको मेजर करेंगे तो उस समय इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेंड। तो देखिए यहां पे लाइन का डायरेक्शन और फॉल्ट यानी कि डीप का डायरेक्शन आपस में दोनों पैरेलल है ना। और अभी हम बोले कि लाइंस किस डायरेक्शन में क्रिएट होगा? जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक का मूवमेंट होगा, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां पे ये हम अगर इसको फॉल्ट सरफेस मान रहे हैं तो फॉल्ट सरफेस का अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं हमारा? तो ये फॉल्ट सरफेस का अलाइनमेंट क्या हो गया हमारा? स्ट्राइक। प्लेन के अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं? बियरिंग को स्ट्राइक। तो ये हमारा स्ट्राइक हो गया। अगर इसको फॉल्ट सरफेस का डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये डीप डायरेक्शन हो गया। अगर इसको लाइन बोल रहे हैं तो लाइन का डायरेक्शन ये हमारा ट्रेंड। ये लाइन और इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल है इसे क्या बोल रहे हैं दोस्तों? प्लंज। हमारा रेक बच रहा है तो रेक के बारे में देखते हैं, इसी डायग्राम में देखते हैं। रुकिए, ये नॉर्थ साउथ, ये हमारा एक प्लेन हुआ। तो बताइए हॉरिजॉन्टल के साथ ये प्लेन का एंगल डीप, थीटा, डीप एंगल हुआ। ये प्लेन का डायरेक्शन जो बता रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों? स्ट्राइक। हम क्या बोले इस फॉल्ट सरफेस पे हमारा ये फॉल्ट सरफेस का डायरेक्शन क्या होगा? डीप डायरेक्शन ईस्ट। डीप डायरेक्शन क्या है हमारा? ईस्ट। दूसरी चीज क्या है इसमें? इस फॉल्ट सरफेस पे लाइंस क्रिएट होंगे, मींस लिनिएशन, ऐसा। तो ये लाइंस जो क्रिएट हो रहे हैं, लाइंस और ये हमारा स्ट्राइक के बीच का जो एंगल है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है अल्फा यानी कि रेक या पिच। इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों? रेक या पिच। इस केस में आप बताइए रेक का वैल्यू क्या होगा? तो हम बोल रहे हैं लाइन और स्ट्राइक के बीच में अगर हमारा दोस्तों लाइन हमारा इस डायरेक्शन में है मान लीजिए और हमारा स्ट्राइक ऐसा है तो कितना होगा? 90 डिग्री ना। तो इस केस में हमारा ये रेक का वैल्यू क्या है? अगर लाइन हमारा डीप डायरेक्शंस के पैरेलल होगा तो हमारा ये जो रेक का वैल्यू होगा वो कितना होगा दोस्तों? 90 डिग्री। समझिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो समझिएगा। अगर ये जो लाइंस है हमारा वो पैरेलल है किसके? डीप डायरेक्शंस के, उस समय रेक का वैल्यू जो होगा हमारा वो कितना होगा? 90 डिग्री। अगर लाइंस दोस्तों अगर बताइए दोस्तों ये अगर स्ट्राइक के पैरेलल रहता है, ऐसा ऐसा क्रिएट होता। एक हम लोग देखा ना, हम लोगों ने देखा था कि फॉल्ट सरफेस के स्ट्राइक के पैरेलल भी हो रहा था हमारा लाइंस क्रिएट। अगर ये लाइंस हमारा स्ट्राइक के पैरेलल रहता, लाइन हमारा पैरेलल किसके रहता? स्ट्राइक के, उस केस में बताइए रेक का वैल्यू क्या होता हमारा? तो आप बोलिए 0 डिग्री। अगर मान लेते हैं दोस्तों लाइन हमारा इस फॉल्ट सरफेस के ऑब्लिकली रहता ऐसा, तो रेक का वैल्यू क्या होता? लिख देते हैं यहां पे लाइन ऑब्लिक टू स्ट्राइक। स्ट्राइक के अगर ऑब्लिक रहता उस समय रेक का वैल्यू क्या होता दोस्तों हमारा? तो उस समय हो जाता 0 से लेकर के बिटवीन, लिख देते हैं बिटवीन 0 टू 90 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये तीन। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं? रेक किसके बीच एंगल होता है? लाइन और स्ट्राइक। अगर लाइन हमारा डीप डायरेक्शंस के पैरेलल है उस केस में हमारा रेक या पिच का वैल्यू कितना निकल रहा है? 90 डिग्री। अगर लाइन हमारा स्ट्राइक के पैरेलल रहेगा उस समय रेक या पिच का वैल्यू कितना होगा? 0 डिग्री। अगर लाइन हमारा स्ट्राइक के ऑब्लिक है उस समय रेक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से 90 डिग्री के बीच में।
अगर आप इतना समझ गए हैं तो एक और हम डायग्राम बनाते हैं। उस समय आप बताइए रेक का वैल्यू कौन से लाइंस के लिए रेक का वैल्यू क्या क्या होगा। अगर मान लीजिए ये हमारा स्ट्राइक है, ये 1 नंबर लाइन, ये हमारा 2 नंबर लाइन है, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारा स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक है, ये हमारा फॉल्ट सरफेस पे लाइंस हैं। तो बताइए हर एक लाइंस के लिए रेक का वैल्यू क्या होगा। आप बोलिएगा 1 नंबर जो लाइंस है स्ट्राइक के पैरेलल है, तो रेक का वैल्यू या रेक या पिच जिसको बोल रहे हैं हम लोग, रेक या पिच दोनों, इसका वैल्यू क्या होगा 0 डिग्री। 5 नंबर लाइन जो है वो भी पैरेलल है, इसके लिए भी क्या होगा 0 डिग्री। दूसरा क्या है दोस्तों, ये जो हमारा स्ट्राइक है और ये 3rd नंबर लाइंस हैं, इसके बीच में क्या होगा, तो ये लाइन तब क्रिएट होता है जब हमारा फॉल्ट सरफेस के पैरेलल मूवमेंट हो ना। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम लोग यही सेम कंसिडर करें तो यहाँ क्या होगा 90 डिग्री। तो 3rd नंबर के लिए इसका क्या होगा 90 डिग्री। और ये बच गया हमारा 2nd नंबर और 4 नंबर, इनके लिए क्या हो जाएगा हमारा 0 से 90 डिग्री। तो आप लोगों ने समझ गए, आप समझ गए कि रेक का वैल्यू जो है वो 0 से 90 डिग्री वेरी करता है। 90 कब होगा, जब पैरेलल रहेगा फॉल्ट सरफेस के, स्ट्राइक के पैरेलल रहेगा तो 0, और बीच में ऑब्लिक रिलेशन होगा तो 0 to 90 डिग्री। सेम चीज हम जानना चाह रहे हैं प्लंज का वैल्यू जो है वो क्या होगा। तो प्लंज का वैल्यू अभी हम लोग देखते हैं, एक बार और रुक जाइए। ये नॉर्थ, साउथ, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा थीटा वैल्यू डीप जो है, डीप का वैल्यू यहां हम लोग लिख देते हैं, कितना है 45 डिग्री। अब बताइए फॉल्ट सरफेस पे एक लाइन, एक ही लाइन ड्रॉ कर दे हम लोग, एक लाइन क्रिएट हुआ। ये जो लाइंस हैं, ये लाइन फॉल्ट सरफेस पे लाइन और ये हॉरिजेंटल लाइन, इसके बीच का जो एंगल है दोस्तों इसको क्या बोल रहे हैं फाई। तो आप बताइए दोस्तों इस लाइंस के लिए फाई यानी कि प्लंज, इस लाइंस के लिए प्लंज का वैल्यू क्या होगा। अगर हमारा थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री तो इसके लिए क्या होगा। एक और अगर हम इमेजिनरी यहाँ पे फॉल्ट सरफेस दे देते हैं, इसके लिए मान लीजिए 90 डिग्री है। तो अगर हम इस प्लेन की बात करें, F1 की बात करें और इसको F2 दे देते हैं नाम, तो F1 में ये जो लाइंस क्रिएट हुआ है कहां पे क्रिएट हुआ है, फॉल्ट सरफेस पे ही ना। तो फॉल्ट सरफेस पे इमेजिनरी लाइन, फॉल्ट सरफेस पे लाइन और ऊपर में इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच का एंगल ही तो प्लंज होता है। तो इस केस में ये फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगर हमारा ये फॉल्ट सरफेस अगर वर्टिकल रहा दोस्तों, उस समय क्या होगा प्लंज का वैल्यू। एक सेकेंड एक और बनाते हैं डायग्राम। मान लीजिए ये फॉल्ट सरफेस है, तो इस फॉल्ट सरफेस पे लाइंस और यहां पे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच का जो एंगल है वो क्या होगा 90 डिग्री। आप देख रहे हैं यहां पे फॉल्ट सरफेस का वैल्यू, डीप का वैल्यू अगर 45 था तो प्लंज का वैल्यू भी कितना आया, डीप का वैल्यू अगर यहाँ पे कितना था 45 डिग्री, तो हमारा प्लंज का भी वैल्यू कितना आया यहाँ पे दोस्तों 45 डिग्री। अगर यहाँ पे डीप का वैल्यू, फॉल्ट सरफेस का वैल्यू, डीप का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो उस समय ये प्लंज का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, आप बोलिएगा प्लंज का भी वैल्यू हमारा कितना है 90 डिग्री। तो प्लंज का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, डीप लाइंस, ये हमारा प्लंज का वैल्यू जो है वो क्या होगा डीप के बराबर होगा। कब, जब हमारा जो लाइंस हैं वो डीप डायरेक्शंस के अलोंग क्रिएट हो। लाइंस हमारा डीप डायरेक्शंस के अलोंग क्रिएट हो, लाइंस हमारा डीप डायरेक्शंस के अलोंग क्रिएट हो, एक दूसरे के अगर पैरेलल रहेगा तो ही हमारा डीप वैल्यू और प्लंज वैल्यू हमारा क्या होगा इक्वल होगा। अगर मान लीजिए दोस्तों कि हमारा जो लाइंस है, ठीक है,
पैरेलल ना होकर के स्ट्राइक के पैरेलल हो, उस समय प्लंज का वैल्यू क्या होगा आप बताइएगा। जस्ट हम इसी को ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए अगर मान लीजिए हमारा लाइंस ऐसा है, तो इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस क्या होगा दोस्तों, इसी के ऊपर में ऐसा। तो इस केस में क्या हुआ, लाइन, ये जो हम लोग लाइन लिख रहे हैं, ये हमारा फॉल्ट सरफेस ही है। ये जो हम लोग लाइंस लिख रहे हैं और ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन जो है, दोनों आपस में क्या हुआ दोस्तों, आपस में क्या है, पैरेलल है। और जब पैरेलल रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, उस केस में 0 डिग्री। अगर आप बोल सकते हैं कि अगर ये जो वैल्यू हमारा लाइंस और स्ट्राइक आपस में अगर पैरेलल्स हैं, तो उस केस में हमारा प्लंज का वैल्यू क्या होगा, 0। तो आप बोल सकते हैं कि प्लंज का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक वेरी करता है। तो चलिए यहां लिखते हैं ऐसे से, प्लंज का वैल्यू जो है हमारा, प्लंज वैल्यू जो है हमारा 0 डिग्री से लेकर के कितना, 90 डिग्री या 45 लिखेंगे, 0 डिग्री से लेकर के डीप लिखेंगे, यहां पे डीप के बराबर होता है। 0 डिग्री कब होगा दोस्तों, जब लाइन हमारा पैरेलल हो किसके, हॉरिजेंटल लाइंस के, हॉरिजेंटल लाइंस, या आप बोल सकते हैं स्ट्राइक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्राइक के पैरेलल हो। डीप का बराबर कब होगा प्लंज का दोस्तों, डीप इक्वल टू प्लंज कब होगा, जब लाइन हमारा पैरेलल हो किसके, डीप डायरेक्शंस के। डीप डायरेक्शंस के अगर पैरेलल है तो डीप और प्लंज बराबर होगा। अगर लाइन हॉरिजेंटल या स्ट्राइक के पैरेलल है तो 0 डिग्री होगा। अगर लाइंस हमारा ओब्लिकली हो, लाइंस हमारा इस तरह से क्रिएट हो, उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में प्लंज का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्लिक लाइंस अगर हो, ऑब्लिक लाइंस हो, उस केस में प्लंज का जो वैल्यू है हमारा वो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के डीप के बीच में। तो फर्स्ट केस देखिए यहां पे क्या है हमारा, ये कि अगर प्लंज का वैल्यू 0 कब होगा, जब लाइंस जो है हमारा स्ट्राइक के पैरेलल हो, दोनों बराबर कब होगा, जब लाइंस और डीप डायरेक्शन पैरेलल हो। और जब हमारा 0 से डीप के बीच कब होगा, जब लाइंस हमारा ओब्लिकली हो। अगर आप इतना समझ गए हैं तो एक और डायग्राम बनाते हैं, उसमें आप वैल्यू बताइए। अगर आप वैल्यू अगर बता देते हैं तो समझिए आपका रेक और प्लंज का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ये हमारा मान लेते हैं स्ट्राइक ही है, ये हमारा एक लाइंस क्रिएट हुआ 1, इसको क्या माने थे, 5 माने थे। ये हमारा 3 मान लेते हैं इसको, तो ये हमारा क्या होगा 2, और ये हमारा 4 हो गया। तो बताइए दोस्तों प्लंज का वैल्यू बताना है, तो 1 नंबर लाइंस के लिए प्लंज का वैल्यू क्या होगा, 1 नंबर लाइन स्ट्राइक के पैरेलल है तो इमेजिनरी हॉरिजेंटल जो लाइंस होगा उसके भी पैरेलल होगा, उस समय इसके लिए प्लंज का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लंज का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री। 5 नंबर के लिए भी प्लंज का वैल्यू क्या होगा हमारा, प्लंज का वैल्यू 0 डिग्री। नेक्स्ट बताइए 3 नंबर का क्या होगा, तो ये जो हमारा लाइन से 3 नंबर लाइन, ये फॉल्ट सरफेस के पैरेलल है ना, डीप डायरेक्शंस के पैरेलल है। इस केस में 3rd नंबर में क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, प्लंज का वैल्यू इक्वल टू डीप, डीप के बराबर होगा। नेक्स्ट 2 और 4 में क्या हो जाएगा हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री से लेकर के कितना, डीप ऑफ द प्लेन जो होगा उसके बीच में, इसके लिए भी सेम होगा। तो आप समझ गए कि प्लंज का जो वैल्यू है 0 से लेकर के डीप के बीच वेरी करता है। अगर आप ये समझ गए दोस्तों, तो हम लोग एक अब रिलेशंस को देखने जा रहे हैं, फॉर्मूला जिसका यूज मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में किया जाता है। तो हमारे पास वो जो फॉर्मूला का रिलेशंस है वो डीप है। सेकेंड हम लोग प्लंज का यूज करेंगे और रेक के बीच में रिलेशन देखेंगे। तो चलिए वो रिलेशन देखते हैं, फॉर्मूला को वो नोट कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं। पास 3 चीज है, फर्स्ट क्या है हमारा डीप, सेकेंड हमारा क्या है प्लंज, और 3rd नंबर हमारा क्या है रेक,
या पिच, इनके बीच में हम लोग क्या देखते हैं, एक रिलेशन दिखते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखते हैं, साइन प्लंज इक्वल टू साइन डीप इंटू साइन रेक, या इसी का दूसरा नाम क्या है, पिच। ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा। मैक्सिमम क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इसी पे बेस्ड होते हैं। डीप का वैल्यू दिया रहेगा, प्लंज का वैल्यू दिया रहेगा, रेक का वैल्यू निकालने बोलेगा, रेक का वैल्यू दिया रहेगा, प्लंज का वैल्यू दिया रहेगा, डीप का वैल्यू पूछेगा। मीन्स 3 डाटा में 2 डाटा आपका दिया रहेगा और उसमें से एक डाटा आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आगे चल के हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें इसका यूज होगा। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।